गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कोई क्लैरिटी नहीं हुई, बिल्कुल है ना? सब कुछ वैसा ही है, पहले की तरह। हुआ क्या, बस उन्होंने हर चीज पे यही बोल दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कुछ कंक्लूसिव तो किसी चीज का बताया ही नहीं। नीट ऑनलाइन पूछा बच्चों ने, हो सकता है, कहा हो सकता है। बस सिर्फ एक बात बताइए पक्का कि हाँ पेपर होंगे आपके, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा कि भाई पेपर ना करके तो बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए पेपर तो होंगे पक्का। हाँ, और कुछ नहीं बताया। सिलेबस कट होगा, कहते हैं हाँ हो सकता है, हम देख रहे हैं। और कुछ नहीं है। तो वी शुड कंटिन्यू। और तो जेई मेंस भी 4 टाइम्स मतलब कंफर्म नहीं किया है, सिर्फ मतलब ये कहा है कि अंडर कंसिडरेशन है जी। और मेरे को तो एक बात वही बड़ी अजीब लगती है, मतलब उसने लिखा है कि हाँ कि टू रिड्यूस स्ट्रेस हम ऐसा कर रहे हैं कि बच्चे 4 बार दे सकते हैं। तो फिर मेडिकल वालों को नहीं होता स्ट्रेस? मेडिकल वालों का एक पेपर क्यों है? फिर तो आपका जेई मेंस अगर ऐसे होगा तो फिर तो संडे टेस्ट टाइप्स हो जाएगा कि चल हर संडे जाके जेई मेंस दे के आना। नो डेट्स, नथिंग, कुछ नहीं पता अभी। बट नहीं, 2 बार तो कभी नहीं हुआ। प्रपोजल था बेसिकली, जब एनटीए फॉर्म हुआ था तो ये था कि हाँ जी नीट 2 बार होगा। बट नीट थोड़ा लीगल ट्रबल्स में रहा है वो, मतलब कि सारे कॉलेजेस का एक पेपर करने में या एम्स को इंक्लूड करने में। तो इस चक्कर में अभी तक मतलब इसके कुछ रुके हुए हैं एस्पेक्ट्स की ऑनलाइन होना। मतलब इवेंचुअली तो होना ही है ऑनलाइन, मतलब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब हो जाएगा। और फाइनली तो 2 बार होगा, कब होगा देखो। बट बच्चों जितना लेट कर रहे हैं उससे ये बात तो कहीं ना कहीं क्लियर होती जा रही है ना कि भाई हाँ जी लेट होगा। 2 बार का तो बेनिफिट है, आई फील, अगर 2 बार होता है। बिकॉज अभी बच्चों आप एक बात समझो ना कि एक थोड़ा सा नीट का ये नुकसान है कि आपके केस में तो सारे के सारे कॉलेजेस की एडमिशन ही नीट के बेसिस पे है। तो मतलब बाई चांस फॉर सम रीजन उस दिन अच्छा ना हो तो फिर बिल्कुल ही उड़ गया। तो दैट वेज इट सीम्स कि 2 बार होना एडवांटेजियस ही है। हाँ बच्चों, इसमें कहाँ से डिस्कस करना था हमें? 30th क्वेश्चन के बाद सर, हाँ फर्स्ट पार्ट हाँ, के। बताओ बच्चों 30th के बाद डाउट्स। सर ये तो सेकंड है ना, इससे पहले वाला। अच्छा,
अ, A, B are connected by regular bus service, with bus serving either direction in every T minutes. तो बच्चों इसका देखो, हम जब फिगर बनाएंगे तो ये A से B एक साइक्लिस्ट जा रहा है, तो देखो बच्चों, हम दो केस ले लेते हैं। एक केस में B1 B2 ये दो बसेस हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और दूसरे केस में B3 B4 बसेस जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो कोई भी दो बसेस के बीच में टाइम इंटरवल है T का। अब बस की स्पीड V मान लो, तो दो बसेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? V इंटू कैपिटल T। चाहे सेम डायरेक्शन वाली हैं चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन वाली हैं, उनके बीच में डिस्टेंस तो V इंटू कैपिटल T होगा। अब तो देखो, जब सेम डायरेक्शन वाला करेंगे हम, तो साइक्लिस्ट की स्पीड हमें गिवन है 20। तो अब बच्चों साइक्लिस्ट के फ्रेम में देखो, जो सेम डायरेक्शन वाली बसेस हैं, साइक्लिस्ट को उनकी स्पीड क्या नजर आएगी? V-20। तो साइक्लिस्ट को क्या लग रहा है? V-20 और कितना टाइम? 18 इज इक्वल टू VT। साइक्लिस्ट के अकॉर्डिंग एक बस के बाद दूसरी बस के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो उसकी ये इक्वेशन बन गई। और दूसरे वाले केस के लिए क्या बन गई? V+20 इंटू 6 इज इक्वल टू V इंटू T। तो सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, इससे आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 37। 1.8 मैग्नीट्यूड है, 0.2 मीटर हाई, 0.2 मीटर वाइड। तो बच्चों इस केस में अब क्या है कि हमें देखना है कि
ये जो बॉल आगे जा रही है, बेसिकली जैसे जैसे हमें दिख रहा है कि आगे जाएगी वो नीचे भी जाएगी, तो कब वो मतलब किस स्टेप को हिट करेगी? तो बच्चों इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो जनरल टर्म्स में सारा कुछ कन्वर्ट करो, ठीक है। बेटर फॉर्म कैन ऑल्सो बी कि आप हिट एंड ट्रायल से ही निकाल लो। जैसे कि भाई जब बॉल ने वर्टिकल डायरेक्शन में 0.2 मीटर फॉल किया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया? भाई अगर हॉरिजॉन्टल में 0.2 से ज्यादा की है तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो नहीं हो सकता, है ना। अगर 0.2 से कम किया होगा तो फर्स्ट स्टेप हो सकता है। मतलब वो टाइम कितना हो गया? √2h/g। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो ट्रैवल किया वो कितना होएगा? टाइम इनटू स्पीड। स्पीड क्या है? 1.8। तो ये कितना बन गया? √2 इंटू 0.2/10 इंटू 1.8। ये अंदर वाली टर्म देखो बच्चों में क्या बन गई? 0.4/10, 0.04 का रूट, तो ये 0.2 बन गई आपकी टर्म। तो 0.2 इंटू 1.8, 0.36, राइट। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो नहीं है, है ना, क्योंकि 0.2 से डिस्टेंस ज्यादा है। अगर अब हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू 0.4/g करके निकाल लोगे आप। इससे चेक कर लो, है ना, एंड सो ऑन। आगे बच्चों। सर जो 37th क्वेश्चन है उसको हम हिट एंड ट्रायल की जगह कोई और मेथोडोलॉजी से नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। वो ये है कि आप मतलब एन की टर्म्स में निकाल लो कि बेसिकली जब वो किसी स्टेप को हिट करेगा तो मतलब एक्सट्रीम केस ले लो कि जैसे मान लो ये फर्स्ट स्टेप का एक्सट्रीम है, ये सेकंड का एक्सट्रीम, ये थर्ड का एक्सट्रीम। तो क्या होगा कि एक्सट्रीम केस में कि जितना इसने एक्स में मूव किया उतना ही वाई में किया, यस सर। तो आप उससे निकाल सकते हो कि कितने टाइम पे ऐसा हो रहा है कि एक्स और वाई दोनों में सेम मूव किया हो। ओके सर। थर्टी नाइन। तो 39th क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें आपको कहा है कि जब इनिशियली रिलीज किया तो क्यू की हॉरिजॉन्टल स्पीड v है
और इस इंस्टेंट पे p की हॉरिजॉन्टल स्पीड भी v है, ठीक है। अब बच्चों पीक पे हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे ऐसे फोर्स लग रही है और एक टाइम पे इस तरह फोर्स लग रही है ना। मतलब कुछ देर तो उसको धक्का मिल रहा है, कुछ देर उसको रिटार्डेशन मिल रही है। तो बच्चों पी की हॉरिजॉन्टल स्पीड को क्या होगा, वो पहले v से ज्यादा हो जाएगी, फिर जब तक वो नीचे पहुंचेगा तब तक उसकी स्पीड v से ज्यादा होती जा रही है, फिर उसके बाद v से कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चों थ्रू आउट v से तो ज्यादा रही ना। स्टार्ट v से किया है, उसको एक्सेलरेशन मिली, फिर रिटार्डेशन मिली। तो मतलब कैसे हुआ है, मतलब 10 से स्टार्ट किया तो 10 से मे बी 15 तक गई, 15 से फिर 10 हो गई, v से कम नहीं हुई। समझो क्या हो रहा है उसके साथ। मतलब मान लो यहाँ 10 है तो यहाँ 11 हो गई, यहाँ 12 हो गई, करते करते यहाँ 15 हो गई, फिर यहाँ कम होनी शुरू हुई, 14, 13, सो ऑन, राइट। तो उसकी स्पीड 10 से बढ़कर फिर 10 हुई, तो 10 से तो हमेशा ज्यादा ही रही ना नीचे वाले की, तो इसका मतलब नीचे वाले को टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मतलब गलती होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि एकदम सोच के ऐसा लगता है, मतलब सिली मिस्टेक हो जाती है कि हमें लगता है कि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या कुछ भी, बट हमें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखना है। आगे बच्चों, 39th में हम तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों का सेम ही है ना, पी और क्यू का। 44th सिली मिस्टेक ही करोगे आप कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो नहीं होती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। तो सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहेगा ना। फोर्टी फाइव आपको कहा है 30 पे फायर किया है, और जब फायर किया है तो वर्टिकल कंपोनेंट 80 है। इन क्वेश्चन में बच्चों एक ये ध्यान रखना है कि एंगल किसके साथ दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ, है ना, कई बार गलती हो जाती है। तो इसके हिसाब से बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, 80√3। टाइम ऑफ लाइट t है, तो टाइम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, 2u/g, है ना, मतलब 2 × 80/g। अब t/4 पे बच्चों जो x कंपोनेंट है वो तो 80√3 ही रहेगा, जो y कंपोनेंट है वो क्या हो गया, v = u+80। अब ये सिर्फ y डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, y डायरेक्शन में इनिशियली क्या है 80, g 10, और t क्या है t/4, और t ऊपर हमने क्या निकाला है 2 × 80/10, तो ये 10 कट गया,
तो ये 40 रह गया, तो ये 40 बचा बच्चों। तो x कॉम्पोनेंट 80√3 है, y कॉम्पोनेंट 40 है, उससे इसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, सर यस। सर एक बार वो 39 क्वेश्चन में देखना, अगर दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम है, हाँ हॉरिजॉन्टली जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो भी सेम है। नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो p का तो डिफरेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों की, लेकिन जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, q की तो v है, यस सर। लेकिन जो p की है वो क्या है, v से बढ़ रही है और फिर कम होके v हो रही है। जैसे एट पॉइंट 8 तो उसकी हॉरिजॉन्टल में ही भी है पी की तो। हाँ, अब आप सोचो, ऐसे अभी v है उसकी, राइट? अब यस सर। उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स मिल रही है अच्छा हाँ जी सर। नॉर्मल रिएक्शन से, यस तो v सर। से बढ़ रही है, यस सर। जब तक वो नीचे आएगा v से बढ़ेगी, और फिर इस तरफ को क्या होगा, डिक्रीज। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होएगी, हाँ जी v सर। से कम होएगी, मतलब v से कम नहीं, मतलब जो मैक्सिमम हो गई थी उससे कम कर करा के जब तक वो यहाँ पहुंचेगा फिर v हो जाएगी। यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। आगे बचो। बच्चों 49th क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दो तरीके से हो सकता है बच्चों। एक तरीका तो है बच्चों बिल्कुल वो जो हमने लास्ट टाइम मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसके बेसिस पे। कैसे कि आप इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख दो बॉडी का, ये क्या बन गया, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, है ना, क्योंकि इनिशियली उसकी x डायरेक्शन में u cos थीटा होएगी, y डायरेक्शन में u sin थीटा होएगी। अब कुछ देर बाद एट एनी टाइम t उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा, x डायरेक्शन में तो सेम रहा, y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि u डॉट v इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इससे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका जो बच्चों हो सकता है वो है फिगर पे बेस्ड, कि जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई,
एट एन एंगल थीटा एक्स कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा होगा, वाई यू साइन थीटा होगा। मतलब ये थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री ज्यादा है। अब हम कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होएगी बच्चों, देखो वो कहीं अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं जाके होएगी, जब ऐसे ये एंगल 90 बन जाता है, ठीक है। तो आप ज्योमेट्री से बच्चों ये सोचो, ये तो एक्स कंपोनेंट यू cos थीटा ही रहेगा, ठीक है जी। तो अब ये वाला एंगल कितना हुआ बच्चों, बताओ। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को ऐसा करो, यहां उठा के बना दो, कर सकते हैं ना। तो ये थीटा है और दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। इससे आपके पास y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी आ गई, वो क्या हुई, ये u cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा बन गई। ये कैसे लिखी मैंने, वो u cos थीटा का tan 90 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये वाले मेथड में गलती होने का चांस ज्यादा है, दूसरा मेथड सही है उसमें, क्योंकि अभी इतना कुछ करके फिर स्टिल इसमें वो तो लगाना ही पड़ेगा v इक्वल टू यू प्लस एटी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49। सर 49th का मेरा आंसर सी बन रहा है और आंसर बी आ रहा है, मतलब बी गिवन है, सी बन रहा है मेरा। नहीं, सी तो नहीं बन सकता, सी तो वो टाइम हो गया ना, देखो सी तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है, यस। तो वो तो हो ही नहीं सकता। ओके। 50th क्वेश्चन, इसमें ये है कि आपको कहा है कि इनिशियली ऐसे फायर किया है, थोड़ी देर बाद आपको कहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये आप tan थीटा लगा के ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल सकते हो, दिस इनटू tan 30, तो ये 10 ही आ गया, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 हो गई। अब y डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, उससे निकल आएगा, तो 1 सेकेंड आ जाएगा। फोर्टी एट्थ क्वेश्चन बचो, कैसे होगा, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, पहले तो
भाई क्लियरली हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी पहले कम होएगी फिर ज्यादा होएगी, और जीरो नहीं होगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी। तो ए सी तो खत्म ही हो गए, और बी और डी में से अब कैसे बताओगे कि स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? हाँ, बेस्ट केसेस वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख दो। आपको पता है कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक तो कांस्टेंट ही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या बन गई, कांस्टेंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट माइनस mgh। तो हम देख सकते हैं कि सीधा h के साथ लीनियर रिलेशन ही है, तो इसलिए बी ऑप्शन आ गई। फोर्टियथ का आंसर तो सी आएगा, सीधा वर्क एनर्जी से डायरेक्टली बता सकते हो आप। थर्टी एट कि अगर एयर रेजिस्टेंस भी है तो कौन सी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, रेंज, मैक्सिमम हाइट, स्पीड या एंगल? बताओ बच्चों, कौन सी ऑप्शंस आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो? देखो बच्चों, हाइट और स्पीड वाली तो पक्का ही सीधा कैंसिल हो सकती हैं। वाई? भाई एयर रेजिस्टेंस से तो एनर्जी कम होएगी, है ना? तो अगर एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनली वो सेम स्पीड से ही हिट करे। एंड अगर एनर्जी कम हो रही है तो वो हाइट पे भी पहले से कम हाइट पे ही जाएगा पक्का। तो बी और सी तो कट गए सीधा ही। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज कैसे कट कर सकते हो? तो जो थोड़ा तो इंट्यूशन से भी आइडिया लग रहा है ना कि यार एयर रेजिस्टेंस होएगी तो पहले से दूर थोड़ी जाएगा, पहले से तो पास ही गिरेगा। और लॉजिकली कैसे निकाल सकते हो कि स्पीड कम हो रही है ना? तो डी आ जाएगा। ये एलिमिनेशन से ही हो पाएगा। सीधा ये कंक्लूड करना कि एंगल कम होगा, मतलब कि एंगल बढ़ेगा, दिस इज टफ।
एक 32 पूछ रहा था कोई, दोबारा समझाने को। 32 में बस क्या हो रहा है, साइक्लिस्ट मतलब 2 स्टेशन से बसेस इस तरह जा रही हैं कि मतलब बसेस रेगुलर इंटरवल पे आगे को भी जा रही हैं और पीछे को भी जा रही हैं, और साइक्लिस्ट बस एक तरफ को जा रहा है। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी लगा के कंपेयर किया है कि जो बसेस साइक्लिस्ट की डायरेक्शन में जा रही हैं उसका साइक्लिस्ट को क्या दिख रहा है, और जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसका क्या दिख रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 एक बार फिर देखो। सी मतलब ना क्वेश्चन ये अच्छा है बट एग्जैक्ट निकालना है तो मैथमेटिकल है। अब जैसे रेंज भी अगर आप फॉर्मूला से सोचोगे, अगर हम पूरा मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, इससे कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग होएगी अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में, है ना। तो सीधा कंपेयर नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट रेंज का ये फॉर्मूला ही नहीं रहेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी दोनों को चेंज करेगी। तो आइडियली तो मुझे रेंज को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि वो एक इंटीग्रल बन जाएगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वो थोड़ा लॉजिकली ही बस इतना सोचना पड़ेगा कि मतलब कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी कम हो रही होगी। ठीक है, तो ये एक बात ये तो पक्का ही है ना कि वो जितनी हाइट पे नॉर्मली जाता है प्रोजेक्टाइल उससे तो कम हाइट पे ही जाएगा ना इस केस में। ठीक है, एंगल भी सीधा कंपेयर करना बहुत मुश्किल है कि अगर आप कहो कि फाइनली एंगल देखना है, तो जैसे समवन ऑफ यू मेंशन्ड कि एक्सेलरेशन जी प्लस ए हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए दोनों के लिए अलग अलग है ना। तो मतलब इसको पूरा सॉल्व करना तो बहुत लंबा है, थोड़ा सा इंट्यूटिवली प्लस थोड़ा सा लॉजिकली ही इसको करना पड़ेगा। एक बच्चा 19th क्वेश्चन देख लो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ
के बारे में पूछा है। ठीक है बच्चों, तो इसको करने का बच्चों बेस्ट तरीका क्या है, मैंने ये आपको इसीलिए बताया भी था। देखो, आपको पता है कि a कांस्टेंट है और a होता क्या है, v dv by dx कह लो या v dv by ds कह लो। अब बच्चों यहां से ds by dv क्यों क्या बन गया, आपको अभी समझ आ जाएगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है। ds by dv बन गया v by a। बताओ मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है। इसका एक तरीका ये है बच्चों, एक और दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। वो तरीका बिल्कुल वैसा है जो मैंने आपको एक बार ग्राफ्स वाली क्लास में बताया था। तो ds by dv क्या हो गया, स्लोप हो गई। तो हम अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो a तो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन है तो v बढ़ रहा है। तो कैसा ग्राफ होना चाहिए जिसकी स्लोप बढ़ रही है, वो कौन सा केस हुआ, कौन से ग्राफ में स्लोप बढ़ती जा रही है। सी में, है ना। दिस इज वन वे जो कि थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल है। जो सिंपल तरीका हो सकता था, आप सिंपल केस मान लो बच्चों, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, v और s का ग्राफ बनाना है तो उनका रिलेशन लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s क्या बन गया, v स्क्वायर बाय 2a। कैसा ग्राफ बन गया ये, s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। कैसा ग्राफ होता है बच्चों ये, पैराबोला, है ना। तो ये ज्यादा सिंपल मेथड है। ओके, 16th। क्वेश्चन है बच्चों, हमने ये कंक्लूड किया था कि रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे एंड पॉइंट्स के, दे नीड टू बी सेम। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ए और बी पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड है। ए को बी हमेशा अपने से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही नजर आएगा। तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि ए और बी के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे जीरो होएगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होएगी। Isn't it? तो फिर हमने वो बस कंपोनेंट्स लेके इक्वेट कर दिया था।
15th का बच्चों का आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इन 5 seconds। 3 1 3 आना चाहिए। नीचे वाला तो माइनस होगा ना। ठीक है। 30th क्वेश्चन बिल्कुल 32 जैसा है, उससे छोटा ही है रादर। नहीं वो 3 ही तो हुआ, ध्यान से देखो। लेंथ तो 3 बनी उसकी कनफ। ये 7th का आंसर गलत है क्या? सर 7th का -37 आएगा ना। हाँ जी सर 37 दिया हुआ। अच्छा। बाकी क्या होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर उन्हें दोनों को मार्क्स देने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं माइनस ही आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में लिखा है कि अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20, तो इसका यस सर। मतलब वो उसको तो पॉजिटिव ही मान रहे हैं। सर एक 22 देखना। हम्म तो VT ग्राफ इसका ये दिया हुआ आंसर। यही बनेगा, यही बनेगा। सर इसमें हमने पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है तो उसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर जीरो है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, उसके बाद तो सर जीरो नहीं आनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी उसके बाद एक्सेलरेशन जब जीरो है सेकंड टाइम, तो उसके बाद वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए जीरो नहीं होनी चाहिए। नहीं वो जीरो तो इस इंस्टेंट पे बनेगी ना, 20 पे। ये वो देखने में ऐसा लग रहा है कि सारे डब्बे सेम है, बट लेफ्ट वाला 5 का है, बीच वाला 10 का है ना। ओके सर ठीक है ठीक। सर इसके बाद 23, 24, 25। ट्वेंटी थ्री का। अच्छा बच्चों, मैं अभी ना बस यही डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट 2, तो मतलब और अभी आज कुछ नहीं करेंगे हम। तो जस्ट इन केस आपने नहीं किया हुआ तो यू कैन लीव ऑल्सो, ठीक है। मैंने इसको ऑप्शनली बोला हुआ था, तो नहीं किया हुआ तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कैन लीव।
तो ये जो 23 है, देखो इसमें क्या करना है, हमें VS से AS AV ग्राफ बनाना है। तो एक्सेलरेशन जो हो गई वो हो गई V dV by ds, ठीक है। तो अब वो हमें, अब यहाँ से देखो V और S में क्या एक्सप्रेशन बन गया, आप देख सकते हो कि V और S में सिंपल रिलेशन बना V इक्वल टू S, हाँ, इस ग्राफ से। तो Yes, dV sir. by ds इज इक्वल टू 1। तो A इक्वल टू V बन गया या A इक्वल टू S बन गया, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इसके हिसाब से D आंसर बन गया। Okay. और सर इसमें ऐसे नहीं देख सकते भी हमने dv by ds को हमने a by v लिखा था, तो मतलब dv by ds स्लोप ऑफ vs ग्राफ नहीं होगी? हाँ, यस, अब जो कि स्लोप 1 कांस्टेंट है तो a by v कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ वही किया। तो इसका a वो बन जाएगा ना फिर? हम्म, इसका फिर a बनेगा ग्राफ a by v अगर ना कांस्टेंट है। ना, A ग्राफ तो तब बनता अगर सिर्फ A कांस्टेंट होता। A बाय V कांस्टेंट तो ये हुआ ना कि ओ A हाँ इज जी सर, सम कांस्टेंट इनटू V, ठीक है सर, ठीक तो है। वो तो 24 भी होगा फिर 25 से। 25। Steamer takes 12 days to reach from port X to port Y. Every day, only one steamer sets out from both the ports. How many steamers does each steamer meet in the open sea? सर मीट इन सेंस की मतलब क्रॉस करने चाहिए कि मतलब प्रेजेंट होंगे इन द सी बस? नहीं, क्रॉस। क्रॉस से तो सर मेरा कोई भी नहीं बन रहा है। How many steamers does each steamer meet in the open sea? ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं। एक मिनट, चलो देखते हैं करके। तो बच्चों ऐसे सोचो कि स्टीमर ने मान लो आज शुरू किया, तो अभी कोई मेरे से क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा था, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब बस ये भी टेक्निक हो गई। 1 पे यहाँ, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ करते करते वो 11 में यहाँ। इसमें बॉर्डर लाइन वाले का भी चक्कर पड़ता है कि उसको इंक्लूड करना है कि नहीं। और 12वें दिन वो यहाँ पहुंचा। अगर तो हम 1 मिनट के लिए क्रॉस के हिसाब से सोचें, फिर क्या बनना चाहिए कि
क्रॉस के हिसाब से या तो 12 और 11 के आसपास ही बनना चाहिए ना। नहीं, क्यों? आप ये सोचो कि मान लो ये डे 0 था, है ना, जब एक स्विमर ने चलना शुरू किया, यस सर। तो जो अगले 12 दिन में स्विमर चले वो तो उसको मिले ही, यस सर। लेकिन मान लो जो स्विमर डे -1 पे चला हुआ था यस सर। वो भी तो उसको अच्छा, मिलेगा, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। जो -2 पे चला था वो भी उसको मिलेगा, यस सर। जो जस्ट पहुंचने वाला था। हाँ मतलब जी, ऐसे कह लो कि जो पिछले 12 दिन वाले स्विमर्स थे यस सर। वो भी तो उसको मिल गए ना। हाँ जी सर। तो उसके हिसाब से अब बताओ कि आंसर, देखो चलो मैं पूरा ही समझाता हूँ। ये डे 0 से हमने शुरू किया, ये तो समझ आ गया सबको कि अगले 12 दिन में जो स्विमर है वो उसको मिलेंगे, है ना। यस सर। और 12 तो आगे वाले मिल गए, एक स्विमर उसको वो मिल गया जो जस्ट यहाँ पहुंचा ही होगा, जब उसने शुरू किया तब एक पहुंचा भी होगा। वी आर ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि वो सेम टाइम पे ही चल रहे हैं, है ना, टाइम का चक्कर नहीं है। हाँ जी सर। तो अब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कोई एक स्विमर ऐसा भी तो होगा जो डे -1 पे चला हुआ था, है ना। यस सर। तो मतलब ऐसे सोचते हैं, हम डे 0 की पिक्चर बना रहे हैं, है ना, जो डे 0 की पिक्चर होएगी उसमें ऐसे ऐसे ये भी तो सारे स्विमर्स होंगे अभी पानी के अंदर। तो ये तो मतलब जब स्विमर ने चलना शुरू किया उस टाइम पे ये सारे स्विमर्स तो पानी के अंदर हैं ही, जो मैंने ब्लू दिखाए हैं बच्चों। और अगले 12 दिन में नए स्विमर भी आ गए पानी के अंदर, वो भी आएंगे, है ना। यस सर। तो हम उन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। तो एक बार सोचो फटाफट कि उस हिसाब से 23 बनेगा या 25 बनेगा। सर सेम टाइम पे अगर निकल रहे हैं तो मतलब जो पहुंचने वाला होगा जस्ट जब वो निकल, मतलब जब हम डे 0 पे मान रहे हैं, जो जब बिल्कुल पहुंचने वाला है उसको हम फिर इंक्लूड करेंगे। वही मतलब क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा। लेट से उसको कर लिया, फिर क्या बनता है। फिर तो सर मुझे लगता है 25 बनेगा, अगर इसको और जो मतलब जब वो पहुंचेगा उसको इंक्लूड कर लें। जो वो दो बॉर्डर वाले केस है ना, वो हाँ निकाल जी देंगे तो सर। 23 बनेगा, है ना। हाँ जी सर। हम्म। वो बॉर्डर वाला देखो बच्चों कैसे, कि एक तो वो केस कि जब ये जस्ट इसने चलना शुरू किया तब जो स्विमर पहुंच रहा होगा, और ऐसे ही जो बिल्कुल आखिरी वाले दिन जब वो वाई पे पहुंच जाएगा तब वाई से जो स्विमर निकल रहा होगा, उन दोनों को इंक्लूड करना है कि नहीं, ये मतलब क्लैरिटी नहीं है। पीछे आंसर सर एक्सक्लूड करके दिया होगा। वैसे तो ये लिखा है ओपन सी, तो मतलब पोर्ट वाले हमें नहीं इंक्लूड करने चाहिए। हाँ जी सर। तो 23 ही आएगा फिर। पीछे क्या कह रहे हो, क्या दिए। 23 दिया सर। हाँ 23 ही है ना, अच्छा हाँ। तो ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। यस या सर। एक तो सर वो वाले स्टीमर्स बनेंगे जो मिलेंगे हमें जो ऑलरेडी सी में है, एक मिलेंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है।
हाँ, जो अगले जो सब 11 दिन में बेस में स्टार्ट स्टार्ट। करेंगे। हाँ जी सर। तो सर जो स्टार्ट करने वाले हैं उनका नंबर 11 आया है यहाँ पर। जो स्टार्ट करने वाले हैं उनका 11 है, हाँ। और बाकी तो 12 है जिन्होंने कर। हाँ, हाँ। तो सर जो बाकी 12 है उनमें एक केस वो नहीं होगा जो जस्ट पहुंच रहा होगा जब उसने स्टार्ट किया एक्स पॉइंट से। मतलब हम ऐसे गिने ना कि जो ब्लू स्विमर डे -1 पे चला होगा वो उसको मिलेगा, -2 वाला मिलेगा। हाँ जी सर। करते करते -11 वाला तो पक्का ही मिलेगा। यस सर। -12 वाला उस पर डिपेंड करेगा ना, उसका चक्कर है कि वो बॉर्डर लाइन केस तो एक ही होगा। कौन सा -12 वाला कह रहे हो? हाँ जी सर। नहीं, इसके बाद भी अगर हम गिनेंगे तो 1 वाला मिलेगा, 2 वाला मिलेगा, जो डे 11 तक है। हाँ, डे 12 वाला अगेन वही चक्कर हुआ कि वो सर नहीं जो अभी जिन्होंने स्टार्ट करना है उनमें तो सिर्फ एक ही केस है बॉर्डर लाइन वाला। जो ऑलरेडी सेम है वो तो पक्के 12 है। उस उनको तो मिलेगा ही है उनमें से। नहीं, सी में 12 होंगे, 11 होंगे। जब इसने चलना शुरू किया डे 0 पे, तो पानी में कितने होंगे स्विमर्स? उस टाइम तो 11 होंगे। तो ये एक का तो चक्कर पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? हाँ जी सर। उसको लास्ट वाले का ही चक्कर पड़ेगा कि जो लास्ट वाली स्टीमर ने -12 वाली ने अगर स्टार्ट करना हो। हाँ, नहीं, -12 वाला भी और जो 12 वाला है वो। हाँ जी सर। तो फिर उसके हिसाब से तो फिर 22 नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर वही कह रहा हूँ। चलो खैर, आप समझ गए क्या करना है ना। आगे बचो। 30 सर। ये ना बच्चों, 30th क्वेश्चन थोड़ा गलत है एक्चुअली। ये स्क्रैम्बल मेरे ख्याल मुझे पता नहीं किसने, आपने भेजा था ना शायद पहले एक बार। नहीं सर, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं भेजा सर। पता नहीं किसी ने भेजा था, मुझे मैं भूल गया। अच्छा नहीं, हाँ, 11th के एक बच्चे ने भेजा था। एक्चुअली ये डायगोनल के अलोंग जा रहा है। अब ये स्पीड इसकी 20√2 है। चलो 6 के 6 फेस मिरर्स हैं। अब हमें कहा है कि 2 एडजेसेंट वॉल्स में
20√2 है। अब ना वो एक्चुअली क्वेश्चन में वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये 20√2 जो है वो मतलब सॉरी मैंने 20√2 इसको लिख दिया। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि ये वाली वेलोसिटीज जो है वो 20√2 है, मतलब जो कंपोनेंट अलोंग द मिरर है। बट ऑब्वियसली जो लैंग्वेज से लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द वॉल, तो मिरर के अंदर भी तो वेलोसिटी ऐसी ही होगी। मतलब नीचे वाले मिरर की अगर मैं बात करूं तो इस तरह होएगी, साइड वाले मिरर की मैं बात करूं तो इस तरह होएगी। यस सर। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही ऊपर वाले को भी दिखेगा। सर अगर हम अलोंग द मिरर भी कंपोनेंट कहते हैं वो 10√2 होगा ना सर। 20√2 तो सर तब आ सकता है अगर हम कह दें दी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मतलब जो भी स्पाइडर इंसेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में 20√2 आएगी सिर्फ। नहीं नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि इमेज की 20√2 है, तो उससे फिर इसकी तो 40 हो गई ना, कि भाई इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो अभी बस वो हो गए सिंपल। कि अगर 40 होगी तभी और एक्स और वाई कंपोनेंट्स 20√2 बनेंगे ना। हाँ जी सर। ट्वेंटी सेवन, इसमें देखो हम क्या करते हैं कि एक पर्सन 3 से जा रहा है, और उससे 10 मीटर दूरी पे दूसरा पर्सन 4 से जा रहा है। ऐसे ये सिचुएशन है, ये ए है, ये बी है, और हमें बताना है कि उनके बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। वी गो टू द फ्रेम ऑफ ए। सो व्हेन वी गो टू द फ्रेम ऑफ ए, तो ए को बी की वेलोसिटी ऐसे नजर आएगी, 4 नीचे को और 3 लेफ्ट को, लाइक दिस। तो ए को बी इस तरह जाता नजर आएगा, तो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो बेसिकली ये 10 है, वो ऊपर वाले ट्राइंगल से 3 4 वाला जो बना उससे आपके पास एक एंगल आ गया, उस एंगल को नीचे यूज करके आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला। और कोई क्वेश्चन बच्चों आगे? 35th देख लो एक बार, इसमें मेरा 4/4 माइनस कॉस थीटा बन रहा था। थर्टी फाइव में ये ध्यान रखा है एंगल वर्टिकल के साथ दिया हुआ है। सर उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, लिखा ही हुआ है कि बोथ ऑफ देम स्टे इन देयर फॉर द सेम पीरियड हाँ ऑफ टाइम। हाँ, तो फिर तो मतलब सेम हाइट्स ही आएगा। अटेन्ड है तो सेम। हाँ हाँ बिल्कुल, 35 में तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ जी सर। अगर मास का कोई फर्क काम ही नहीं है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो हाइट भी सेम ही होगी। ट्वेंटी सिक्स, मतलब टाइम ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल का है, मतलब फ्यूल तब तक बर्न हो रहा होगा जब तक रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो वो 10 सेकेंड्स होगा बस। उसके बाद तो स्पीड कम ही हो रही है ना, तो तब तो फ्यूल की जरूरत ही नहीं है।
और कोई क्वेश्चन बचो? $38 सर 38 में ये पूछना था कि मतलब इसमें इक्वेशन एक आ रही है बट मतलब एक ही इक्वेशन आ रही है, 2 वेरिएबल हैं, तो मतलब आंसर्स को पुट कर करके आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन कम है। तो ये ना बच्चों, मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आप निकाल नहीं सकते, बट मैं वैसे आपसे एक शेयर कर रहा हूँ, नॉट दिस क्वेश्चन बट कुछ एक और तो क्वेश्चन था जेई मेंस में आया था लास्ट ईयर। तो वो जो मतलब लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मतलब अगर आप सिर्फ इक्वेशन देखते थे उससे आंसर नहीं निकलता था, बट ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसी थी वो उस इक्वेशन को मैच मतलब सेटिस्फाई कर रही थी। तो ये ना अपने दोनों टॉपर जो थे उस साल के, कार्तिक आयुष, वो उस क्वेश्चन को छोड़ आए थे, बट जेई मेंस ने कंसिडर नहीं किया था। मतलब उन्होंने मतलब फिर जिस जो ऑप्शन मैच कर रही थी उन्होंने उसी को फिर मतलब सही माना था। मतलब आई एम टेलिंग यू दिस कि मतलब अगर आप बिल्कुल टॉप स्कोर्स चाहते हो तो है ना, तो मतलब हुक एंड क्रुक सब कुछ लगाना पड़ता है। तो मतलब मान लो आ ही गया है क्वेश्चन, अब आपने टाइम लगा लिया, तो अब आपको पता तो चल ही गया कि यार गड़बड़ है ना, तो फिर छोड़ के मत आओ। छोड़ के आना कई बार नुकसानदायक हो जाता है। तो जब आपने इतना भी आइडेंटिफाई कर लिया कि चल एक ऑप्शन मैच कर रही है, तो फिर उसको मार्क कर आओ। ठीक है। हाँ जी। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन। ठीक 39 सर। जिसके नहीं है डाउट्स बच्चों छोड़ दो, दे कैन लीव, है ना। Two particles and we are projected with same speed so that ratio of their maximum heights reached is 3:1. Speed of A is doubled without altering other parameters. Ratio of horizontal ranges obtained by A and B is. देखो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो यू स्क्वायर वो यू स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो हमें ये पता चल गया कि अगर ये ए है ये बी है, तो अगर मैक्सिमम हाइट ए की 3 टाइम्स है तो इसका मतलब इसका जो y कंपोनेंट होगा वो √3 टाइम्स होगा बी के। ठीक है। और दोनों की स्पीड सेम है, u एंड u। तो बट y कंपोनेंट हमने देख लिया कि अलग अलग है, तो विच मीन्स कि ऑफ कोर्स जो x कंपोनेंट होगा वो अलग ही होगा। Speed of A is doubled without altering other parameters. Ratio of horizontal ranges obtained by A and B is.
नाउ व्हाट डू दे मीन बाय अदर पैरामीटर्स, मतलब कि एंगल नहीं चेंज किया? या y कंपोनेंट नहीं चेंज किया? एंगल नहीं चेंज किया सर, उठ गया है। सिर्फ यही है ना कि एंगल नहीं चेंज किया ना, बाकी तो हाँ चेंज जी होगा। सर। तो यहाँ एंगल थीटा ही रखा है हमने, बस स्पीड को डबल कर दिया। अच्छा, सिर्फ एक ही डबल की है। रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंजेस obtained by A and B। तो रेंज का फॉर्मूला हुआ, अब इसकी हो गई 4u² sin 2 थीटा बाय g रेशो u²। इसको बच्चों सी, अगर हमने एंगल चेंज नहीं किया, इसका मतलब दोनों के, मतलब इसके x और y कंपोनेंट्स जो भी बनेंगे वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो अब एक रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता होगा, 2ux uy बाय g। तो ये बन गया 2 इंटू इसका जो भी ux है, और बाद में uy बन गया 2 इंटू √3 uy बाय g इस जो 2 जो इसका ux है, गड़बड़ नहीं है इस क्वेश्चन में? uy बाय g तो चलो कट गया। हाउ विल वी कंपेयर द x कंपोनेंट्स? सर मैंने तो ऐसे किया था कि मतलब साइन थीटास का जो रेशियो है √3 आ रहा है, तो वो तभी हो सकता है मतलब जब एक 60 हो और एक 30 हो, तो फिर उस 60-30 के हिसाब से कर लिया था सारे क्वेश्चन को। नहीं मतलब बट है इनकम्प्लीट ही। ये मतलब मिसिंग है बच्चों इसमें डाटा। ठीक है बच्चों, डन। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।